सिक्योर लोन में कई ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनको लगता है कि बैंक के पास एक सिंपल सा अधिकार है, सरफेसी एक्ट लगाते हैं और आपकी कितनी की भी प्रॉपर्टी हो बैंक उसको हड़प कर ले जाते हैं। देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये बात पूरी तरह से सच है कि अगर आप कोई भी सिक्योर लोन लेते हो, मकान का, दुकान का, घर का, ज़मीन का, कारखाने का, जहाँ पे एक सिक्योरिटी है वहाँ पे सरफेसी एक्ट 2002 इम्प्लीमेंट होता है। और सरफेसी एक्ट ये बोलता है कि पहले कस्टमर को नोटिस दीजिए। अगर वो नोटिस के जवाब में पैसे नहीं जमा कर पाता या आपको कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता तो आपके पास पूरा अधिकार है कि सरफेसी एक्ट में सबसे पहला जो नोटिस इशू किया जाएगा 13/2 का, फिर 13/4 का, जिसमें कुल मिलाकर 13/2 में आपको 2 महीने दिए जाते हैं 60 दिन, 13/4 में आपको दिए जाते हैं 30 दिन, जिसके बाद बैंक को यह अधिकार है कि वहाँ के डीएम साहब के पास जाए, इसकी परमिशन ले कि बैंक ने इनको प्रॉपर नोटिस दिया था, इनसे बात किया था, पर ये पैसे देने में असक्षम है, अब ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इनको इजाज़त दे दीजिए कि ये घर को नीलाम करके या उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने जो लोन की वसूली कर सके। इसके लिए उनको पहले 2 डिजिटल माध्यम से 2 अखबारों में इश्तिहार देना पड़ता है कि ये व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहे, इनकी संपत्ति की नीलामी हो जाएगी। ये एक तरीका है। अब लोगों को लगता है कि सर मान लीजिए हमारे पास पैसे अभी नहीं है, तो क्या इतना आसान होता है बैंक हमारे करोड़ों की संपत्ति को लाखों के लोन में इस तरह से कौड़ियों के भाव में बेच दे? देखिए, संभव कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती होती है वो कस्टमर साइड से ही होती है। कस्टमर साइड क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वो सबसे पहले सिक्योर और अनसिक्योर लोन में अंतर नहीं समझते। उन्हें लगता है कि जिस तरह वो लोन नहीं दे रहे हैं, हम छोटे छोटे अमाउंट्स में दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो पैसे डाल रहे हैं। सिक्योर लोन में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और मैं यहाँ पे लोगों से ज़्यादा मैं यहाँ पे बैंकों की गलती बताऊंगा, क्योंकि बैंक जब सिक्योर लोन दे रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने कस्टमर को कभी बताते ही नहीं हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर वो अपने कस्टमर से सारी बातों को शेयर करेंगे, सारी बातों को अगर बताएंगे, तो शायद कोई भी कस्टमर उनसे कभी लोन ही ना ले। यही कारण है कि आज के डेट में जितने भी हाउस लोन दिए जा रहे हैं, ये मैं बोलूँगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया जा रहा है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी पे लोन लेते हो तो कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी वाला ये नहीं बताता आपको कि जो हम आपको 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का लोन दे रहे हैं, इसमें तो आप आधे टाइम सिर्फ इंटरेस्ट भरोगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने एक लोन लिया जो कि 20 साल का था। अब 20 साल के लोन में मैं तकरीबन 11 साल तो सिर्फ उनका ब्याज दे रहा हूँ। मतलब अगर 11 साल के बीच कभी भी मुझे मगर सेटलमेंट कराने की ज़रूरत आई, चाहे हम फोरक्लोज कराने जाते हैं, तो मैंने 11 साल के अंदर में जो भी ईएमआई दे रखा है वो सारा मेरा सिर्फ इंटरेस्ट में कटा है। और आज के डेट में जब हम सेटलमेंट कराने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा पूरा का पूरा लोन बचा हुआ है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं, जब मुझसे बात करते हैं, उनका एक प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हमने 10 साल लोन दिया, पर आज के डेट में बैंक उतना ही पैसा मांग रहा है जितना हमने लोन लिया है। तो उन्हें ये बैंक बताता नहीं है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो इस चीज़ को बताएगा तो आप उनसे लोन नहीं लोगे। और दूसरा गलती सबसे पहले क्या करते हैं, जब आप लोन लेते हो तो उसके अप्रूवल लेटर को आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगर आपको वो चीज़ नहीं लगता है सही, क्योंकि देखिए उस समय लोगों के मन में क्या चल रहा होता है कि हमें लोन मिल जाए। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा चक्कर होता है। लोग बोलते हैं कि हमें 9%, 12%, और आज के डेट में 16%, 20% तक देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या होता है कि उस समय आपके माइंड में होता है मैं लोन चाहिए। अगर आप उस चीज़ को पढ़िए, अगर पेपर में वो चीज़ नहीं है तो बैंक कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और मान लीजिए बैंक आपको बाद में बोलता है एक एप्लीकेशन दे दीजिए हम कर देंगे, तो उतने दिनों तो उन्होंने लिया ना, उसका पैसा कौन रिवर्स करेगा? तो बैंकों की ये चाल होती है, इसको आपको समझना ज़रूरी होगा। पर आपको डर होता है कि अगर हम ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो बैंक लोन देने से मना ना कर दे। देखिए, ये नहीं देगा, पर आप इस तरह से लोन ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल करियर को ख़त्म कर रहे हो। इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या होता है, फिक्स और फ्लक्चुएट। फिक्स और फ्लक्चुएट में अंतर क्या होता है कि मान लीजिए जिस समय हम लोन ले रहे हैं तो हमारा एक तय हुआ कि हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन का रीपेमेंट करेंगे, तो मतलब अभी से लेके एंड तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लगा रहेगा। फ्लक्चुएट में क्या होता है, बैंक बताता है कि अगर आरबीआई की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आपका ईएमआई कम हो जाएगा। लोग लालच में फंस जाते हैं कि आरबीआई कम, पर कम वम नहीं होता है, इसका फ़ायदा उठा के वो बढ़ा ही देते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि जितने के लिए भी बढ़ रहा है, आप जाके इसको बैंक में किसी भी समय
इसको आप रिवर्स करा सकते हो। आपको फिक्स चाहिए, फ्लोटिंग चाहिए, फ्लोटिंग करवा सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये तो हुआ जब हम लोग लोन लेते हैं, इसके स्टार्टिंग में हमें क्या क्या पूछना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, हमारे लोन में कोई डिस्टर्ब ना हो। अब ईएमआईज में लोगों को लगता है कि मान लीजिए हम कभी लेट भी कर दे तो इसमें क्या हो जाएगा। समझिए, ये अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी है। आप पैसा नहीं दे रहे हो, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी देख के आपको लोन दी थी। और प्रॉपर्टी में भी लोगों की बहुत गड़बड़ी होती है। यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि 10 लाख 20 लाख के लोन के चक्कर में करोड़ों की प्रॉपर्टी डालते हैं। कभी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आपका 125% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल से समझिए, अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 लाख इसलिए ज़्यादा होता है कि अगर मान लीजिए इसमें ब्याज भी लगाया जाए तो वो ब्याज को जस्टिफाई कर पाए। ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल और आपके प्रॉपर्टी को पूरी तरह से हैम्पर करे। अब यहाँ पे ये चीज़ हुआ। अब सरफेसी एक्ट कैसे काम करता है इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए, जब आप कोई ईएमआई 92 डेज तक नहीं दे पा रहे हो तो आपका एनपीए होता है। और सिक्योर लोन के केस में क्या होता है कि जब आपका लोन एनपीए नहीं है, मान लीजिए आज के डेट में आपका लोन एनपीए नहीं है, तब आपको क्या है कि अगर आप 2 ईएमआई नहीं दे रहे हो तो 1 ईएमआई को मेंटेन कीजिए। आप 1 ईएमआई नहीं दे रहे हो तो बाकी ईएमआई को मेंटेन कीजिए। यही फ्लो चलता है। पर एनपीए हो जाने के बाद जब 13(2) का नोटिस आपके पास आएगा तो बैंक आपसे ईएमआई नहीं मांगेगा कि ये काम कीजिए, आप 1 ईएमआई डाल दीजिए, आपका एनपीए सट जाएगा। नहीं, उस केस में ये स्पष्ट लिखा रहता है 13(2) के नोटिस में कि आपका लोन इतना है, इतना बकाया है, जो भी आउटस्टैंडिंग है ये पूरा जमा कीजिए। अगर आप पूरा जमा करोगे तभी आपके लोन को रेगुलाइज किया जाएगा। अदरवाइज आप नहीं जमा करते हो तो 60 दिनों के बाद बैंक आपको 13(4) का नोटिस इशू कर देता है। पहला 13(2) का नोटिस होता है जिसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, जिसमें 60 दिनों का समय होता है। और ये पैसा जमा करने के लिए 60 दिन होते हैं आपके पास। अब इस 60 दिनों में कितना पैसा आपको जमा करना है? 3 महीना जो पहले का बचा हुआ है और ये 2 महीने का, कुल मिला के 5 महीने का आपको पैसा जमा करना है। 13(4) का जब नोटिस इशू होता है जिसको सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस बोलते हैं, इस समय बैंक आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा लेना चाहता है, जिसमें घर पे एक चिपकाया भी जाता है नोटिस। अब इसमें बैंक ये बोल रहा है कि बैंक आपके साथ अब बिजनेस नहीं करना चाह रहा, हमको आपसे ईएमआई भी नहीं चाहिए। अब आप एक काम कीजिए, अपना पूरा पैसा हमें लौटा दीजिए, अदरवाइज हम इस प्रोसेस में डाल देंगे, आपके घर को नीलाम करके पैसा लेंगे। इस समय अगर आपका मामला 20 लाख से ऊपर है तो आप डीआरटी जाके स्टे ले सकते हो। डीआरटी जाने की भी कंडीशन होती है, आपका मामला 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 25% अमाउंट आपको वहाँ पे एज अ कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा। अब इसके बाद ही आपके मामले को सुना जाएगा। इस समय आप स्टे ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है, मामला अगर 20 लाख से कम है तो कोर्ट भी जा सकते हो। कोर्ट भी डिपेंड करता है कि 10 से 15% जमा कराया जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप स्टे नहीं ले पाओगे। अगर आपको इस तरह भी चाहिए, क्योंकि जो 25% आप जमा कर रहे हो, मान लीजिए आपका ईएमआई उतना बचा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे बैंक के जोनल मैनेजर से बात करके इस चीज़ को ईएमआई को पे कर दीजिए। कोर्ट में जाने से अच्छा है कि आप ईएमआई पे कर दीजिए। अगर आपको सेटलमेंट करवाना है तो 13(4) के नोटिस के समय ही आप ग्राहक खुद से ढूंढने लगिए और उससे पैसे लेके अपने घर को बचाइए। क्योंकि अगर ऑक्शन हुआ तो मान लीजिए आपके 1 करोड़ का घर है, बैंक का लोन आपका 30 लाख का है, वो 30 लाख में ही सेल कर देगा। और बैंक बोलता ज़रूर है कि हम बाकी पैसे रिटर्न कर देंगे, पर आज तक किसी को रिटर्न नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि सर बैंक ऐसा कर देगा पर हमारे पास क्या अधिकार है? तो सबसे पहले जब बैंक इस तरह से कर रहा है, वैल्यूएशन कम कर रहा है, तो आप खुद के वैल्यूएशन करवा सकते हो। आप प्राइवेटली भी जाके अपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा सकते हो और कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि मेरी संपत्ति इतनी की है, बैंक इसको कचरे के भाव में बेच रहा है, क्या इस इलाके के बाकी लोग इसी रेट में बेचने के लिए तैयार है? इससे क्या हो जाता है कि इस ऑब्जेक्शन लग जाता है और आपकी प्रॉपर्टी को बैंक नीलाम नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए आपकी संपत्ति नीलाम भी हो गई, हम एक समय मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति नीलाम हो गई, फिर भी 14 दिनों तक का टाइम होता है उस पैसे को जमा करा देने का और उसके बाद हम अपनी संपत्ति पे कब्जा ले सकते हैं। अब एक सवाल होता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी नीलाम हो गई, मेरे पास पैसे नहीं, तो बैंक से हमें कितना समय मिल सकता है? इस समय बैंक से समय नहीं मिलता। इस समय आपको वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब है, वो समय दे देते हैं ताकि आपको घर खोजने में, नया जगह खोजने में कुछ समय मिल जाए, जो कि 1.5 महीने तक का हो सकता है। ये थी सरफेसी एक्ट की पूरी कहानी। अगर आप इतनी जानकारी रखते हो तो शायद बैंक एनबीएफसी कंपनी कभी भी आपको परेशान ना कर सके। इसके अलावा मन में अगर कोई भी सवाल संदेह हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो में नहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।